So once again welcome my dear students. आज हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको याद होगा हमने अब तक पढ़ा क्या क्या। हमने अब तक जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े। अब हम लोग किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे मॉडर्न रेज डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जिनको आज से पहले नहीं जाना जाता था। ईएम वेव्स डिस्कवर हुई। ईएम वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई लाइट्स आती हैं, जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, विजिबल जिसमें अपना विब्ग्योर आता है वायलेट से लेकर रेड तक, इसके बाद इंफ्रारेड रेज, फिर रेडियो वेव्स। ये सब रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जितनी लाइट हम आसपास देख रहे हैं, सनलाइट, टॉर्च लाइट, बल्ब लाइट, सारी लाइटें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती रहती इस एक्सिस में, मान लो वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चलती है, तो दोनों मिला के कैसे चलती है? ऐसे। ये इस डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जा रही है, तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम पे, और फिर एक पॉइंट पे दोनों मिल रही है। एक्स एक्सिस में ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में, या यूं कहें कि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और जेड एक्सिस में मोशन हो रहा है रे का। जो वेव चलती है वो इन दोनों की परपेंडिकुलर चलती है, तो तीनों का मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड वेव। तो इसमें दोनों फील्ड होने के कारण इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई मीडियम नहीं चाहती चलने के लिए, जैसे साउंड है बिना मीडियम के नहीं चल पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती रहती है और ये वैक्यूम में भी निकल जाती है। तभी तो सन से लेकर अर्थ तक हमारे पास लाइट आ रही है, बीच में तो कोई मीडियम है नहीं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ हमारा स्टडी बढ़ती है। पहले लाइट की वेव थ्योरी चलती थी। वेव थ्योरी काफी फेमस थी। हम फिजिक्स में कई सारी वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब पढ़ते हैं। उस वेव थ्योरी के जाने का समय आ गया। मतलब दो डिस्कवरीज ऐसी हुई जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही थी। वो दो डिस्कवरीज कौन कौन सी थी? एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। दोनों में लाइट थी, दोनों में लाइट का बहुत बड़ा अहम रोल था, मगर वेव थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी थी अब तक, वो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और उसी से ही फिर आता है क्वांटम थ्योरी या फोटोन की थ्योरी कि लाइट पार्टिकल्स से बनी है। कैसे आएगी अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले वो दो डिस्कवरीज जिन्होंने वेव थ्योरी को डिस्कार्ड करवाया, पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली बॉडी होगी, तो ऐसा नहीं है, पूरा करेक्ट नहीं है बात। हर वो बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेज को एब्जॉर्ब कर ले, वो ब्लैक बॉडी है। जाहिर है वो ब्लैक दिखेगी, क्योंकि लाइट जब उस पर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, तो ब्लैक दिखेगी। साथ ही साथ वो बॉडी जो अपने से आने वाली सारी लाइट को रेडिएट कर दे, वो भी ब्लैक बॉडी है। आपका सन भी एक ब्लैक बॉडी है इस बेसिस पे। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है और परफेक्ट रेडिएटर भी होती है। मतलब वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब भी कर लेगी और सारी की सारी लाइट इमिट भी कर देगी। तो ऐसा कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी अपने नेचर में नहीं पाया जाता। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स हम ले लें, एक स्फीयर हो जिसको अंदर से ब्लैक पेंट कर दिया, उस पर छोटा सा होल बना दिया, वहां से लाइट डाली। अब ये लाइट
अंदर 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 रिफ्लेक्ट होती रहेगी, उस छोटे से होल से निकलने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है, तो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसे हम ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। फिर यहां पे हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आखिर ये क्या है? कोई हॉट ऑब्जेक्ट से हमें ये पता लग सकता है कि ब्लैक बॉडी कैसे काम करती है, तो हम एक हॉट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक आयरन का टुकड़ा है, ये क्या है? आयरन। हमने इसे हीट करना शुरू किया। आयरन जब हीट करते हैं हम, तो पहले ये रेड कलर का होता है, पहले ये रेड कलर का होगा, इसके बाद जब टेम्परेचर और बढ़ेगा तो ये ऑरेंज कलर का होगा, और जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो ये रेड आयरन ब्लू कलर के आयरन में तब्दील हो जाएगा। मतलब पहले ये रेड रेडिएशन छोड़ता था, तो ब्लू रेडिएशन छोड़ने लगेगा। जैसे आप गैस सिलेंडर का की आग देखें, ब्लू नजर आती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। अगर यही चूल्हे की आग देखें तो वहां इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कार्बन पार्टिकल बहुत सारे बिना जले रह जाते हैं, इसलिए वहां पे येलो लाइट दिखेगी। लेकिन कंप्लीट कंबशन हाई टेम्परेचर तो ब्लू। इसी तरह जो लो टेम्परेचर पर आयरन गर्म होता है तो रेड दिखता है, और वेरी हाई टेम्परेचर पर हो जाता है तो ब्लू हो जाता है। तो हमने देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने, इट मीन्स एनर्जी बढ़ाई हमने, जब एनर्जी बढ़ाई तो लाइट किस तरफ शिफ्ट हुई? ब्लू की तरफ। ये अपना वेबज्योर होता है, तो जब एनर्जी कम थी, मतलब हीट कम थी, तो रेड थी, हीट ज्यादा हुई तो वॉयलेट या ब्लू की तरफ शिफ्ट हुई। तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, लाइट की वेवलेंथ ब्लू की तरफ शिफ्ट होगी। अब ये चीज तो वेव थ्योरी के हिसाब से उल्टा था, क्योंकि वेव थ्योरी कहती थी कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, तो उतना ज्यादा वेवलेंथ। मगर यहां तो ऐसा नहीं देखा जा रहा, यहां जितनी ज्यादा हीट मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही कम वेवलेंथ, तो उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो यहां जो पता लग रहा था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पता लग रहा था। अब इसी चीज को एक ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया होता है। हम देखेंगे जब इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी बता रहा है कर्व, और ये वेवलेंथ बता रहा है। हम कोई दो ऑब्जेक्ट हीट करते हैं, मान लो ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। T1 अगर है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो T2 है 5000 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए, जो कम हॉट ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ कैसे बना? ये इसका जो लैम्डा मैक्स है वो यहां मिला, ज्यादा ज्यादा वेवलेंथ है यहाँ पे। और अगर वही हाई टेम्परेचर हो जाए, उसी का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो अब जो ग्राफ मिलता है, इसका जो लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम रूप से जो वेवलेंथ, जो लाइट निकल रही होगी, जो लाइट सबसे ज्यादा निकल रही होगी, उसकी वेवलेंथ वो देखो कम होगी। कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेवलेंथ थी और ज्यादा टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ हो गई। वेवलेंथ कम हो गई, इट मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी। देखिए हाई टेम्परेचर पे ब्लू लाइट आई, जिसका लैम्डा मैक्स कम हो गया, और लो टेम्परेचर पे रेड लाइट थी, जिसका लैम्डा मैक्स ज्यादा था। तो हमने देखा कि कम टेम्परेचर होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, लाइट जो लाइट निकलेगी। जैसे कि हम कम टेम्परेचर का आयरन हीट करते थे तो लाल लाइट निकलती थी, कम वेवलेंथ वाली, सॉरी लाल ज्यादा वेवलेंथ वाली थी। तो कम टेम्परेचर तो ज्यादा वेवलेंथ, और ज्यादा टेम्परेचर तो कम वेवलेंथ, मतलब ब्लू। देखिए कम टेम्परेचर तो वेवलेंथ ज्यादा, और ज्यादा टेम्परेचर तो वेवलेंथ कम, बस इतनी सी वेवलेंथ ज्यादा टेम्परेचर वाले की, और कम टेम्परेचर वाले की वेवलेंथ यहां से यहां तक।
तो ये जो खोज हुई, डिस्कवरी हुई, ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी के इंटरप्रिटेशन में मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे। प्लैंक ने एक थ्योरी दी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू है फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी मानती थी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या वेवलेंथ, जबकि यहां होगा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इसी को फिर जब प्लैंक अपना कांस्टेंट यूज कर लेते हैं एच, ये फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू एच न्यू। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला यह है एच इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले का कितना बड़ा यूज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, नोबेल दिला गया उनको यह फॉर्मूला। किसका? प्लैंक का फॉर्मूला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल मिल गया। आगे देखिएगा कैसे। तो अब तक हमने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का एक फिनोमेना आया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया, उसकी ग्राफ बनाया गया और लास्ट में मैक्स प्लैंक ने उसको दिया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ना कि इंटेंसिटी या वेवलेंथ की। वेव थ्योरी कहती थी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की, मतलब ब्राइटनेस की, कि जितनी ज्यादा चमक होगी जिस लाइट में उतनी ज्यादा एनर्जेटिक होगी, जबकि बात गलत साबित हो गई। अब नई थ्योरी क्या निकली मैक्स प्लैंक द्वारा कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के, मतलब जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उस लाइट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब एक एक्सपेरिमेंट तो हो गया जहां से वेव थ्योरी को एक तगड़ा ब्लो मिल गया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, कौन कर रहा था और क्या दिक्कतें आई, किसने दूर किया, वो अभी हम देखते हैं। दो भाई थे, लेनार्ड एंड हर्ट्ज। ये दोनों मिलके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहां इन्होंने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया जैसे कि सीजियम, जिसमें लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन रिमूव निकलने लगते हैं, और यहाँ एनोड लगाया जैसे इस पे ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं इससे। यहां से लाइट डालेगी इस पर और लाइट पड़ते ही तुरंत, मतलब टाइम लैग जीरो, जैसे ही लाइट पड़ी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। और चूंकि ये एनोड बहुत पॉजिटिव है तो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, और फिर अब इस वायर के अंदर से होते होते बैटरी के पॉजिटिव पोल तक जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर गया ऊपर से नीचे तो करंट बनी नीचे से ऊपर। इसी तरह अब जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? बैटरी का निगेटिव पोल। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नीचे से ऊपर तो करंट ऊपर से नीचे, और देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्किट में बन गई।
अब इसमें दो दिक्कतें आती थी। एक तो हर सब्सटेंस का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, थ्रेशोल्ड लाइट होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इस्तेमाल करते हैं तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मान लो ये जो सब्सटेंस है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, था से थ्रेशोल्ड, था से 30। जैसे एक उदाहरण देते हैं, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? कट ऑफ, कि उस चीज के ऊपर हो गया तो चालू, उससे नीचे है तो रुका हुआ है, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। जैसे महाभारत में एक प्रकरण है कि कृष्ण जी ने कहा था कि शिवपाल तुम मुझे 100 गालियां दोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस दिन शिवपाल ने 100 गालियां पूरी कर दी, 101 दी, उस दिन उसका गला काट दिया। तो वो 100 जो था वो शिशुपाल का थ्रेशोल्ड था। शिशुपाल जिस दिन 100 को पूरा कर दिया, कृष्ण जी का चक्र चल गया। तो इसी तरह से थ्रेशोल्ड इसका 30 हर्ट्ज, मतलब 30 हर्ट्ज की लाइट पड़ेगी या इसके ऊपर की तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब मान लो हम जो लाइट डाल रहे हैं अभी ये 20 हर्ट्ज की है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की है, तो ऐसे होने पर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। चाहे इसकी एक नहीं, हम 100 टॉर्च डाल दें, 100 टॉर्च, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो ये बहुत बड़ा ब्लो है, मतलब मार है इस पे, वेव थ्योरी पे। क्योंकि वेव थ्योरी तो कहती है इंटेंसिटी सब कुछ होती है, एनर्जी मतलब इंटेंसिटी और इंटेंसिटी मतलब एनर्जी। तो जब 100 टॉर्च हम जला के दे रहे हैं, बहुत ब्राइटनेस होगी, बहुत इंटेंसिटी होगी, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो इसका मतलब समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी का कितना बड़ा महत्व है। अब अगर हम इसे 20 की जगह 30 हर्ट्ज कर दें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, या 40 हर्ट्ज कर दें उससे ज्यादा, अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है और करंट बनने लगता है। तो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला क्या चक्कर था, ये दोनों ब्रदर्स नहीं समझ पा रहे। तो एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय साइंस की दुनिया में नए नए आए थे, तो इन दोनों ने उन्हें डिनर पे बुलाया। और जैसे हम लोग में होती नहीं क्यूरियोसिटी की, हम लोग कुछ काम कर रहे हो तो बताते हैं कि ए भाई देख मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, देखो इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सारी चीजें ध्यान से सुनी, उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद घर निकल गए। अब अल्बर्ट आइंस्टीन और इनमें अंतर एक था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रखी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, मैंने बताया था उसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ रखा था, इन्होंने नहीं पढ़ रखा था। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे वही E इज इक्वल टू एच न्यू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगा के सब सॉल्व कर देगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने लाइट को माना कि लाइट स्मॉल एनर्जी पैकेट से बनी हुई है। जो प्लैंक ने कहा था वही कहा इन्होंने, कोई नई बात नहीं कही। और हर पैकेट को प्लैंक ने कौन सा नाम दिया था, इन्होंने लाइट के टर्मों से फोटॉन नाम दे दिया। तो लाइट जो होती है वो छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, वही E इज इक्वल टू एच न्यू। पूरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी अप्लाई की से अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। तो इन्होंने बताया कि जब ये कैथोड पर वही जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल लगा होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकलेगा, तो उन्होंने कहा कि जब एक फोटॉन आता है और एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू,
वो अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी पाई हुई एनर्जी को, जो फोटोन से मिली है, कुछ एनर्जी को इस्तेमाल करता है सरफेस तक आने में, तो बाकी एनर्जी इस्तेमाल करता है एनोड तक जाने में इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो अंदर से सरफेस तक आने में एनर्जी इस्तेमाल करता है, इसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, दो भाग में बढ़ता है। पहला वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो ये फोटोन है, इसकी एनर्जी है एच न्यू। वो दो पार्ट में बटी, वर्क फंक्शन में प्लस हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। बस यही अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक। तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट फोटॉन्स की बनी होती है, मतलब पार्टिकल्स की बनी होती है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसमें, न ज्यादा न कम। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, अपनी सारी एनर्जी से दे देगा। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा सरफेस तक आने में, वो वर्क फंक्शन है। बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल देगा। जैसे मान लो आपको आपके पापा ने 100 रुपए दिए, तो 10 रुपया लग गया आपको मार्केट तक पहुंचने में। अब जो बाकी 90 रुपीज बचे हैं, 90 रुपए, उन्हीं से तो आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो इसी तरह से फोटोन इसे देता है अगर 100 यूनिट एनर्जी, तो 10 यूनिट एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है सरफेस तक आने में, बाकी 90 यूनिट एनर्जी इस्तेमाल करेगा आगे बढ़ने में। तो बहुत सिंपल तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया और ये पेपर छपवा दिया, नोबेल प्राइज जीत लिया। तो ये इक्वेशन ये है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नॉट भी लिखते हैं, जहां न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में। इसीलिए हमने देखा था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट है, तो चाहे 100 टॉर्च मार दो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि सरफेस तक आने की एनर्जी नहीं मिली उसे। जब सरफेस तक ही नहीं आ पाया, तो कैसे जाएगा बाहर? तो कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब वो सरफेस पे आ पाता है। बाकी की बची हुई एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मूव करता है। तो यहां तक हमने पढ़ा वो दो डिस्कवरीज जो सिर्फ और सिर्फ लाइट को फोटॉन्स या पार्टिकल मान के एक्सप्लेन हो सकता है। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशन भी इसी का एक फिनोमेना है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने ये पढ़ा। ये दो इफेक्ट लाइट को पार्टिकल्स मानकर एक्सप्लेन हुए, वेव थ्योरी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो 100 सालों से जो थ्योरी एकदम सही मानी जा रही थी, यहां पे आके गलत साबित हो गई। अब साइंटिस्ट ने लाइट के कुछ और नेचर्स पे भी वर्क करना शुरू किया, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। ठीक से रिवाइज करो।